सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे अपठित बोध में काव्यांश। अब देखिए नए परिवर्तन इसमें क्या क्या हुए हैं। अब अपठित काव्यांश 4 अंक व गद्यांश 12 अंक का कर दिया गया है। गद्यांश के प्रश्नों में प्रयोग तथा रचनांतरण संबंधी प्रश्न जोड़े गए हैं। यहाँ पर परिवर्तन के अनुसार सभी अनुच्छेदों को संवर्धित तथा संशोधित किया गया है। अपठित काव्यांश का क्या अर्थ है, तो आइए जानते हैं। कविता का ऐसा अंश जिसे आपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है। इसके अंतर्गत छात्रों को 100 से 150 शब्दों की कोई कविता दी जाएगी। उसके नीचे उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों को दिए गए काव्यांश में से वे उत्तर ढूंढने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। हल करने की विधि अब आइए जानते हैं कि इसको हम हल कैसे करेंगे, क्योंकि हल करने की विधि हमें पता होगी तो हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। पहले कविता को पूरे मनोयोग से पढ़िए। पहले उसको कविता को क्या करना है, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बार उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। यदि कविता कुछ कठिन जान पड़े तो उसे बार बार पढ़िए ताकि उसका अर्थ समझ में आ जाए। अच्छा, अब देखिए अपठित काव्यांश को हल करने के चरणबद्ध तरीके कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को समझना चाहिए। दूसरा है काव्यांश में दिए गए महत्वपूर्ण संबंधों को, जो उसके संदर्भ दिए गए हैं, संदर्भों को रेखांकित करते रहना चाहिए। जो महत्वपूर्ण वाक्य आ रहे हैं उनको रेखांकित करते रहना चाहिए। इससे प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है। नंबर 3 है भाषिक संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए काव्यांश में दिए गए कठिन शब्दों को रेखांकित करते रहना चाहिए। नंबर 4 है सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने व समझने के पश्चात ही उनका उत्तर लिखना प्रारंभ करना चाहिए। अगला है काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार, रस, छंद आदि भाषिक बिंदुओं से संबंधित प्रश्नों को गंभीरता से हल करना चाहिए। 2 अंकों के प्रश्न के अनुसार ही शब्द सीमा को ध्यान में रखकर उसका उत्तर लिखना चाहिए। अंत में विद्यार्थी को एक बार सभी प्रश्नों के उत्तरों को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़कर उनकी जांच कर लेनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, और कभी कभी क्या होता है, प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सटीक तथा स्पष्ट नहीं मिल पाते तो हम क्या करते हैं, उस कविता को कई बार पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार कविता में प्रतीकों का प्रयोग होता है। उनके अनेक अर्थ होते हैं, अतः प्रतीकों का अर्थ देते समय एक से अधिक शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ। इस काव्यांश में कोहरा कोहरा ना होकर क्या है, प्रतीक है। ये प्रतीक निराशा, संकट, समस्या, युद्ध आदि किसी का भी हो सकता है। इसी प्रकार सूरज प्रतीक है। ये आशा, उत्साह, ज्ञान, समाधान आदि किसी का प्रतीक हो सकता है। ऐसे स्थलों पर आप लिख सकते हैं, यहाँ कोहरा निराशा अर्थात घनघोर समस्याओं का प्रतीक है। यहाँ सूरज आशा अर्थात समस्याओं के समाधान का प्रतीक है। अब यहाँ पर इस काव्यांश को देख लीजिए। मन दीपक निष्कंप जलोरे, सागर की उत्ताल तरंगे आसमान को छू छू जाएं, डोल उठे डगमग भूमंडल, अग्निमुखी ज्वाला बरसाए, धूमकेतु बिजली की दुत से धरती का अंतर हिल जाए, फिर भी तुम जहरीले फन को कालजयी बन उसे दलोरे, कदम कदम पर पत्थर कांटे पैरों को छलनी कर जाएं, श्रांत क्लांत करने को आतुर क्षण क्षण में जग की बाधाएं, मरण गीत आकर गा जाए, दिवस रात आपद विपदाएं, फिर भी तुम हिमपात तपन में बिना आह चुपचाप चलो रे। प्रश्न है, कविता किसे संबोधित है और उसे क्या करने को कहा गया है। इसका उत्तर है, ये कविता अपने अंतर्मन को संबोधित है। उसे निडर होकर निरंतर जलते रहने के लिए कहा गया है। दूसरा है, कालजयी बनकर कैसी बाधाओं का दलन करने को कहा गया है। तो उत्तर है, समुद्री तूफान, भूचाल, ज्वालामुखी, धूमकेतु जैसी विषैली बाधाओं को कालजयी बनकर दलने को कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, पत्थर कांटे किसके प्रतीक हैं, वे क्या कर सकते हैं। तो उत्तर है, पत्थर कांटे लक्ष्य पथ में आने वाले संकट के प्रतीक हैं। ये हमारे पाँव को छलनी बनाकर उस ओर बढ़ने के लिए रोक सकते हैं।
अगला प्रश्न है, धरती का अंतर कैसे क्यों हिल जाता है? आंसर है इसका, जब समुद्री तूफान आता है, ज्वालामुखी फटता है और धूमकेतु टूटता है तो धरती का अंतर हिल उठता है, उसे सर्वनाश का डर सताने लगता है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए, मन दीपक निष्कंप जलोरे। तो इसका आशय है, हे मेरे मन रूपी दीपक, तुम निडर होकर बिना कांपे जलते रहो, अर्थात अपने पथ पर बढ़ते रहो। छात्रों, इस अपठित काव्यांश को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित करेंगे। आज के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।